देखिए अजीत डोभाल ना का तो मतलब चाइना की वजह से हाँ वो अदरवाइज ये राजी नहीं थे। ही वांटेड टू क्विट, ही वांटेड टू लीव। हाँ, वो सुनने में आ रहा था, हाँ हाँ लेकिन पीके मिश्रा को भी इन्होंने अपॉइंट कर लिया है। किया है। तो मेन रीज़न है कि चाइना से कंटिन्यूएशन में जो बॉर्डर डिस्प्यूट की हाँ, बात हो रही है, मेन रीज़न वही है। दूसरा कि हम लोग चर्चा करेंगे इस पर बिल्कुल। भी चर्चा कर लेंगे। हाँ, ये भी है, ये एक विषय है, जी जी जी। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं, ये दिख रहा हाँ है, इन सब पे सर, चर्चा करना ज़रूरी है ना? डोभाल साहब का लगभग तय था, लेकिन वही एक था कि बिल्कुल, एक तो रिप्लेसमेंट भी नहीं था। बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें, हैं, जी 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 प्रशांत जी? जी जी। तो दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रशांत जी हमारे साथ हमेशा की तरह बने हुए हैं। हम लोग अभी चर्चा कर भी रहे थे प्रशांत जी की क्या क्या चुनौतियां हैं, और इसी चीज़ को अब थोड़ा अपने तमाम साथियों के बीच शेयर करते हैं, साझा करते जी हैं। जी जी। पॉडकास्ट के ज़रिए हम करते ही हैं। तो अब सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि मंत्रिमंडल में विभाग उन्हीं लोगों को दिए गए हैं, वही उनके साथी सहयोगी हैं नरेंद्र मोदी और के जिनकी जो। चर्चा भी हम लोग कर रहे थे, हाँ, एनएसए भी वही है, एनएसए भी वही हैं, घोषित हो उनके गया। प्रधान सचिव भी वही हैं, हाँ सब सब वही हैं। तो लेकिन चुनौतियां हैं, चुनौतियां क्या हैं, इस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले देखिए, दो राज्य हैं प्रशांत जी। एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और दूसरा राज्य आप जानते हैं महाराष्ट्र है। दोनों की सीटें मिलकर 128 होती हैं, 128 सीट्स। 80 सीट उत्तर प्रदेश की और 48 सीट महाराष्ट्र की। लेकिन डेंट लगने वाली जो बात है, परेशान करने वाली जो बात है नरेंद्र मोदी को, इन्हीं दोनों राज्यों से सबसे ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। और उसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2022 चुनाव से पहले थोड़ा चलिए तो आप याद कीजिए कि AK शर्मा जी यहाँ से भेजे जाते हैं BRS लेकर के। जी। वो भेजे जाते हैं उत्तर प्रदेश, और कहा जा रहा था उस समय कि इनको शायद CM चेहरा के रूप में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, CM बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। लेकिन चुनाव होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें सब कुछ सबके सामने है, उस पर ज्यादा बैक में जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह और मोदी, अमित शाह और मोदी एक साथ, योगी सामने। देखिए दिल्ली और लखनऊ की जो बात है, ये डिफरेंसेस की बात आती है, ये केवल अफवाहें नहीं है, इसमें सब्सटेंस है। और वो सब्सटेंस अब रिजल्ट के बाद सामने भी आ रहा है। हाँ, ये बातें हवा में नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और याद होगा, अभी आप पिछली बात करें, याद होगा कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लागू हुआ, तो पहला काम इलेक्शन कमीशन ने जो किया, वो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को हटाने किया। हाँ, बिल्कुल। और वो गृह सचिव योगी के चहेते थे। योगी ने जो चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी भी लिखवाई गई इलेक्शन कमीशन से कि इसको रिव्यू करें। तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली लखनऊ की, वो ऐसा नहीं कि केवल हवा हवाई है। DGP है वहाँ के प्रशांत कुमार, एक्टिंग DGP हैं। ये चौथे एक्टिंग DGP हैं। एक्टिंग DGP क्यों बन रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि UPSC के पैनल में जिनको योगी चाहते हैं उनके नाम नहीं आने देते। तो ये बहुत सारी, मतलब मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ पे फ्रिक्शन है, अब वो फ्रिक्शन पॉलिटिकल हो गया। अभी तक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, दबा छुपा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद वो पॉलिटिकल हो गया कि दावा किया जा रहा है कि योगी ने बचा लिया, वरना इतनी सीटें भी नहीं आती। योगी ने बचा लिया, वरना बनारस में और कम वोट आते। इधर से भी दावे हो रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में एक समस्या तो है, देखिए। और एक उससे ही बड़ी समस्या जो योगी और मोदी दोनों के सामने है, वो समस्या हिंदुत्व का डाइल्यूशन है। हिंदुत्व का कार्ड न चलना, अयोध्या का कार्ड न चलना। हाँ, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से बड़ा कोई मुद्दा रहा नहीं। और उत्तर प्रदेश तो कहते हैं कि बीजेपी के लिए एक
प्रयोगशाला रहा है। जी जी मतलब जी। उत्तर प्रदेश एक लेबोरेटरी की तरह इन्होंने यूज किया उसको, और चाहे वो बाबरी विध्वंस से लेकर के अभी तक यही उत्तर रहा। प्रदेश ही है 3 से 2 सीट से 303 तक पहुंचाने वाला 2019 में उत्तर प्रदेश है। अयोध्या वहाँ है, एपी सेंटर वही है। बिल्कुल। तो एक क्राइसिस तो देखिए बहुत बड़ी है, जो बीजेपी की वैचारिक रूप से जो क्राइसिस है, और ये मैं कहूँगा कि उतनी ही बड़ी क्राइसिस है जितना अगर आरजेडी से कहा जाए कि आप मंडल कमीशन की राजनीति छोड़ दो, बिल्कुल। है ना, या अखिलेश यादव से कहा जाए कि जी आप सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, या सामाजिक न्याय के मुद्दे पे इनकी हार हो जाए, या कांग्रेस से कहा जाए कि जी आप सेकुलरिज्म की बात नहीं करेंगे। तो ये इतनी बड़ी क्राइसिस है बीजेपी के सामने। और दूसरी और भी हम लोग देखिए, जब मोदी साहब तीसरे टर्म में हैं, तो क्योंकि आपने कहा कि सारे पोर्टफोलियोज रिपीट हो गए, अधिकारी भी रिपीट हो रहे हैं, तो सरकार वही है, लेबल भी वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, चॉकलेट भी वही, लेबल भी वही, रैपर वही, जिसको ग्राहक ने खरीदने से मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन इसमें दो राज्य, जो उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एपी सेंटर जो है वो अयोध्या है। जी जी। लेकिन अयोध्या राम मंदिर नहीं चला, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का नहीं चलना, कैसे कैसे गालियां दिया है, कैसे कैसे अपशब्द अयोध्या के लोगों के, इकोनॉमिक बायकॉट। बिल्कुल। और अब तो जय श्री राम भी लगता है कि अब वो भी नहीं, आप याद कीजिए, आवाजें कम आ रही हैं। जय जगन्नाथ कह रहे थे, जय श्री राम उन्होंने नहीं कहा, जो कि हर जीत के बाद या हर जलसे में जय श्री राम के का ही उद्घोष होता था। जी जी। लेकिन इस बार जय जगन्नाथ कहा गया। ठीक है, ये मानते हैं कि उड़ीसा में नवीन बाबू के साथ आपने इतनी हाथ मिला ली कि हाथ पकड़ के खींच के पीछे कर दिया, बोले चलो अब ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देखना। लेकिन राजीव जी, एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मल्टीपल क्राइसिस हैं, देखिए अब मोदी जी की डगर उतनी आसान नहीं है। मीडिया का बड़ा हिस्सा इनके साथ अभी भी है, शुरू से रहा, 2014 से रहा है। वो इनके लिए, जिसको कहें कि कवर फायर करता है, ढकता है, सवाल नहीं पूछता, सवाल पूछता है तो थकते क्यों नहीं जैसे सवाल पूछता है। लेकिन ये मीडिया बहुत रेस्क्यू नहीं कर पाएगा। ये मीडिया अब रेस्क्यू अगर कर पाता तो बीजेपी बहुमत से नीचे न जाती, तो मीडिया वो रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है। अब वो मीडिया जिसके बारे में बहुत से लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो मीडिया ताकतवर है और जनता की राय को बनाने में उसने बड़ा रोल प्ले किया है। केवल हम लोग नहीं, हमारे जैसे तमाम सारे जो पत्रकार हैं, डिजिटल, उन्होंने रोल प्ले किया है। लेकिन जो इसलिए में क्राइसिस जो बढ़ेगी, 3-4 क्राइसिस जिसको हम लोग बात कर लेंगे इकोनॉमिक फ्रंट पे। जो क्राइसिस जी जी, सबसे बड़ी क्राइसिस है फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना। एवरेज 6 के ऊपर का चल रहा है, 3%। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन लगभग 8% से ऊपर है। और अब तो गेहूं भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके बाद। अभी गेहूं और चावल, हाँ, दोनों का एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है, क्योंकि आपको फूड इन्फ्लेशन को कंटेन करना है। फूड इन्फ्लेशन लगभग 8% से भी ऊपर है। आरबीआई का जो एक बेंचमार्क है वो 4% से नीचे आपको रखना है। जनरल इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन भी लगभग 5% है, और फूड इन्फ्लेशन भी आपका 8% से ऊपर है। बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के बारे में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सवा सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। तो युवाओं से जुड़े जो मामले हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। जॉब्स, नौकरियां, जिसको बहुत बड़ा मुद्दा देखिए राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने बना दिया, तेजस्वी यादव ने बना दिया, अखिलेश यादव ने बना दिया। बिल्कुल, वो मुद्दा हवा नहीं हो गया, उनकी सरकार नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि वो घुल गया हवा में। वो मुद्दा है। और नीट जैसे जब हादसे होते हैं तो वो मुद्दा उसमें, जिसको कहें कि आग में घी का काम करता है। तो युवाओं का जो
अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, मतलब 7% से ऊपर का, 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा है, इसीलिए रूरल एरियाज़ में बीजेपी की सीटें ज़्यादा कम हुई हैं। और आप देखिए कि जो युवा, जो 30 साल से नीचे का जो युवा है, उसका जो मैं डेटा देख रहा था कि उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो बहुत ज़्यादा है राजीव जी, वो तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है। तो ये मल्टीपल फ्रंट पे ये समस्याएं हैं। किसानों की बात आप कह रहे थे कि किसान की आय दुगनी कर देंगे 2022 में, हम 2024 आ गया ना, तो तीसरी बार शपथ आप ले आए। जी। किसान 2 बार आ चुका है आंदोलन करने, एमएसपी कानून की मांग कर रहा है। ये सारे चैलेंजेस अब आने वाले हैं। इन चैलेंजेस के साथ साथ अभी उस पे चीन पे भी आएंगे, पड़ोसी देशों के जो चैलेंज है उस पे भी आएंगे। पॉलिटिकल चैलेंज जो है नरेंद्र मोदी के सामने वो भी ज़बरदस्त है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट राज्य है, उसमें पॉलिटिकल चैलेंज ज़बरदस्त है, क्योंकि आप सरकार बनाते हैं, तोड़ फोड़ करके सरकार बनाते हैं, और उस हिसाब से आप इस चुनाव में उतनी सीटें नहीं लेके आ पाते हैं, आप दूसरे नंबर की पार्टी हो जाते हैं, आपके जो घटक दल हैं वो आपका साथ देते हुए नज़र नहीं आते हैं। शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहना, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 400 पार का नारा नहीं चला, वो बैकफायर कर गया। ये क्या मायने रखता है? ये मायने ये रखता है कि आने वाले समय में आपको आपका साथ छोड़ते हुए आपके ऐसे पॉलिटिकल साथी नजर आएंगे। कम से कम एम्बेरस तो करेंगे, एम्बेरस करेंगे, कर रहे हैं। ये एक बयान तो अपने आप में एम्बेरस करने वाला। जो ये मोदी साहब की अब तक की इमेज रही है, 56 इंच की इमेज को बड़ा उन्होंने क्राफ्ट किया है और मीडिया ने साथ दिया उनके, लेकिन वो इमेज अब बचा पाना उसको बड़ा मुश्किल है। और एक और जगह से जो है वो कुछ हमले होंगे, संघ परिवार वर्सेस मोदी का परिवार। हाँ, ये भी आप कह रहे हैं। संघ परिवार, मोहन भागवत 5 दिन के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं। जी जी, आज मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ से, और उस पर भी आगे देखते हैं क्या कुछ चल रहा होगा, क्या कुछ आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे कई जगह नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार बीजेपी फंसती हुई नजर आती है। एकनाथ शिंदे की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी के अंदर हम उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल ठीक नहीं दिखता है। उड़ीसा चलिए तो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा मतलब सबक है नवीन बाबू के साथ में बीजेडी के लिए, कि आप अभी तक हर मोर्चे पर बीजेपी को का साथ देते आए, उसी बीजेपी ने आपको रिप्लेस कर दिया, बीजेडी ने बीजेपी बना दिया। जी, जी। आप देखिए ऐसी सबक लेकर के बैठे हुए हैं शिरोमणि अकाली दल वाले, जो इस बार साथ साथ नजर नहीं आए। और अब तो खबर आ रही कि शिरोमणि अकाली दल इंडिया गठबंधन से संपर्क में है, और ऐसे दलों को अपने अस्तित्व बचाने के लिए संपर्क में आना होगा। आप देखिए ऐसी ही खबर आ रही है, भले वो प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में ये बयान दिया है कि अगर हाथी साथ आ जाता, यानी मायावती साथ आती, तो आज परिस्थिति दूसरी होती। लेकिन अंदर खाने से ये भी खबर है कि मायावती अब खुद पछता रही हैं, वो चाह रही हैं कि किसी भी तरह हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। तो ऐसे आप इधर देखिए, चंद्रबाबू नायडू की हम लोग बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू आज तो साथ में हैं, लेकिन कितने दिन? चंद्रबाबू नायडू की 2019 में जो वो उनका तलाक होता है इस एनडीए से, 2019 से 2024 तक की राजनीति को देखिए। जी जी। और उस राजनीति के दम पे चंद्रबाबू नायडू आज सत्ता पे आसीन हुए हैं, चाहे दिल्ली की सत्ता पे हो, चाहे वहां की सत्ता पे हो। तो ये अब इस सीढ़ी के थ्रू अगर हुए हैं तो ये तमाम दल जानते हैं कि ये ऐसा दल है, ऐसी पार्टी है बीजेपी, जो जिस सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ती है उस सीढ़ी को सबसे पहले किनारे लगाती है। देखिए उनका वो क्या चाहेंगे। निर्मला सीतारमण इस वक्त क्या कर रही हैं? निर्मला सीतारमण बजट बना रही हैं। उनके सामने सबसे बड़ा है कि बजट पेश करना है, क्योंकि डिमांड ऑफ ग्रांट्स ले लिया था इलेक्शन के पहले उन्होंने। अब बजट में चंद्रबाबू नायडू अपना हिस्सा मांगेंगे। हाँ बिल्कुल, हिस्सा वो मांगेंगे स्पेशल पैकेज,
स्पेशल पैकेज मांगेंगे, हज कमेटी नीतीश के लिए जमीन नीतीश मांगेंगे, कुमार पैसे मांगेंगे। नीतीश कुमार का ट्वीट आपको याद होगा, हाँ, बिहार के विकास, तो का बिहार विशेष ख्याल रखा जाएगा। विकास, तो वो पैकेज मांगेंगे। जी, वो पैकेज आपको याद होगा कि मोदी साहब 2015 के बिहार के चुनाव के पहले जब कैंपेन कर रहे थे, जी, तो उन्होंने पूरा एक बहुत नाटकीय स्टाइल में कहा था कितने का पैकेज दूं, 1 लाख करोड़ का दूं कि 1,25,000 करोड़ का दूं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने किया था। जी, वो केवल भाषण था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। अब उनको देखिए करना पड़ेगा ये। तो ये निर्मला सीतारमण के ऊपर बड़े सारे प्रेशर्स हैं। अब स्टेट भी अपना हिस्सा मांगेंगे, मनरेगा का पैसा आप देखिए कि ओवर ड्यू है। ये सारी चीज़ें जो प्रेशर है बजट के ऊपर आना है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल का पालन करना होगा। अब बहुत समय तक ये नहीं चल सकता कि 5 साल तक आप चलाते रहे, आपने एवरेज 6 दिया, अभी 3 के अंदर उसको लाना पड़ेगा। आपको डिमांड आपको बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी जब मिडिल क्लास के पास पैसा आएगा, लो इनकम ग्रुप के पास पैसा आएगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा आपको, पैसा तो वहाँ से आएगा। हाँ, तो ये सब चैलेंजेस आने वाले हैं। और इनसे क्या होगा राजीव जी, जो मुझे लगता है, जो जितना मैं एसेस करता हूँ मोदी साहब को, मोदी साहब के बारे में जो भी ब्रांड बिल्डिंग की जाए, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले का भी। मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर होंगे, हो सकता। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ जिस तरीके की भाषा देते वो अच्छी ओरेटरी के खाने में उसको रखा जाए कि ना रखा के जाए। लिए टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेलीप्रॉम्प्टर शब्दों का चयन, जी, अभी इसी पॉडकास्ट में वैसी शब्दावली जो है बोलने लगेंगे तो अभी हमारे दर्शक ही कमेंट करने लग जाएंगे बिल्कुल। कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो लेकिन वो मोदी साहब जो चीज़ नहीं है, इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। कपड़ों के डिज़ाइन वो बहुत बढ़िया चूज़ करते हैं। हाँ, उनको पता है किस समय क्या कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कलर का इस्तेमाल करना है। वो सब उनका बहुत अच्छा है। कैमरे के सामने वो कैसे रहना है, परफॉर्म कैसे करना है, कब मुस्कुराना है। जो चीज़ नहीं है उनके पास, जो जिसकी ट्रेनिंग अब शुरू होगी, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट और पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट। हमने बहुत सारे नेताओं को राजीव जी देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ वेरी फाइन क्राइसिस मैनेजर। बहुत सारी बातें ओरेटरी से, बड़ी बड़ी पार्लियामेंट के अंदर क्राइसिस को अटल बिहारी वाजपेयी सॉल्व कर लेते थे, हंसी मजाक में। उनके विपक्ष के साथ संबंध अच्छे थे। उस वक़्त तो लालू प्रसाद यादव भी बहुत तेज़ तर्रार विपक्ष के नेता थे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट अब मोदी साहब ने कभी भी पॉलिटिकल क्राइसिस को पॉलिटिक्स के ज़रिए नहीं सॉल्व किया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दूँ आपको कि दिल्ली में चुनाव का कहते क्राइसिस आया बीजेपी के सामने कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उस वक़्त ये क्राइसिस था कि बीजेपी की सीटें खतरे में पड़ेंगी। उस क्राइसिस को उन्होंने पॉलिटिक्स से नहीं सॉल्व किया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिया। तो ईडी के छापे डलवा दिए किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेज दिया। जिस समय चुनाव की तैयारियां करनी थी उस समय ये लीगल तैयारियों में लग गए ये तमाम। तो पॉलिटिकल क्राइसिस को पॉलिटिक्स के जरिए नहीं सॉल्व करते मोदी जी, वो पुलिस, ईडी, सीबीआई इनके जरिए करते। बिल्कुल। क्या अब वैसा कर पाएंगे? मुझे लगता है कि शायद इसमें कमी आएगी अब, क्योंकि अब इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि अचानक कोई नीतीश कुमार के अंदर कल रात में रीढ़ की हड्डी पैदा हो गई, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो पलट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो जो उनका अरेंजमेंट है वो चलेगा जब तक कि उनके पॉलिटिकल अस्तित्व में कोई खतरा नहीं हो, तब तक चलेगा ये अरेंजमेंट। जहाँ पे दिक्कत आनी है वो है अपोजिशन अब स्ट्रांग होकर आया है।
ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी। जी, अपोजिशन अब दुगनी संख्या में आया है और अपोजिशन की वॉइस अब सुनी जाएगी। अब अपोजिशन को कोई ये मीडिया ये नहीं कह सकता कि हम इनको स्पेस नहीं देंगे, इनकी ज़रूरत क्या है। अब अपोजिशन इस ऐसी स्थिति में नहीं है, तो अपोजिशन इतना स्ट्रांग होने के बाद मैसेज सबको जाता है, ब्यूरोक्रेसी को भी जाता है, कोर्ट को भी जाता है, सबको जाता है। तो अभी आप देखिएगा कि 1-2 महीने के अंदर थोड़ा सा ये जो गर्मी का माहौल है थोड़ा कम होगा, मौसम बदलेगा, तो मतलब एक रियल सेंस में पॉलिटिक्स होगी। और वो पॉलिटिक्स होगी तो बहुत सी मनमानी, जो पिछले पॉडकास्ट हम लोग बात कर रहे थे, नहीं हो पाएगी, मनमानी नहीं हो पाएगी, वो तो दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत अभी 24 तारीख से हो जाएगी। जी जी, 24 को संसद के सत्र की शुरुआत हो रही है और उसमें फ्लोर टेस्ट से गुजरना है मोदी सरकार को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मजबूत विपक्ष है, भाषण तो देना ही है, सबको समय अलॉट तो होगा और इस बार विपक्ष को ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी को पहले 3.5 घंटे मिलते थे, इस बार हो सकता है 6 घंटा मिले, क्योंकि डबल सीटें हैं कांग्रेस के पास में। जी जी, 6 घंटे जब कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग बोलेंगे और अखिलेश यादव और उधर डीएमके के नेता बोलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सदन में क्या होने वाला है। महुआ मोइत्रा है, महुआ मोइत्रा टीएमसी से वो अभिषेक बोलेंगी, बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी पहली बार बार है। अच्छे, मैंने उनके बिल्कुल, हिंदी भाषण और हिंदी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो और बहुत विदेश सारे से पढ़ के आए हुए इतने सब गौरव गोगोई पढ़े लिखे नेता आए हैं। 25 साल के भले उम्र में कहलाते हों, चाहे आप देख लीजिए मछली शहर से, चाहे कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के 2 नेता युवा हैं, फिर कांग्रेस पार्टी की यहाँ राजस्थान से जाटव, संजना जाटव बहुत शानदार नेता है। हाँ। और युवा है। लोकसभा में कैसा बोलती है देखना होगा, लेकिन हाँ। ये कि जो तेज तर्रार बोलने वाले जिनको तजुर्बा भी है वो सब आए हैं और बहुत व्यंजन्स के साथ आए। व्यंजन्स का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि महुआ मोइत्रा बहुत व्यंजन्स के साथ है, बिल्कुल राहुल गांधी बहुत व्यंजन्स के साथ है, क्योंकि उनको हटाया गया था। और ये जिनके माइक बंद किए गए थे, अब देखना है कि स्पीकर कौन होगा, ये भी एक बड़ा बहुत चैलेंज बड़ा चैलेंज है। डी पुरंदेश्वरी का नाम आ रहा है, प्रशांत जी, बार बार सुनने में आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ओम बिरला को ये रिपीट करें, लेकिन ओम बिरला को रिपीट करती है बीजेपी। हालांकि अभी जो एक पाथ दिखाई दे रहा जो है, ट्रेंड दिख रहा है, तो जो सब ट्रेंड रिपीट दिख करने रहा है, का। वो रिपीट वाला ही ट्रेंड दिख रहा है। और मिर्जा जी को माइक का स्विच मालूम है कहाँ होता हाँ, उनको मालूम है कि कहाँ हाथ लेके जाना है, स्विच ऑफ होगा वो मालूम है। और उधर राज्यसभा में तो बैठे हुए हैं ही, हाथ जोड़ते हैं बहुत अच्छा। है। दोनों पीठासीन अधिकारी, तो मतलब देखिए राजीव जी, बहुत साल हमने भी प्रेस गैलरी में बैठे हैं जी बिल्कुल, और आप भी बैठे हैं, अभी आपको पास बनवाने जाना भी है जाना ही है। तो लेकिन मतलब पीठासीन अधिकारियों का ऐसा बर्ताव इस चेयर पर बैठकर मैंने नहीं देखा। मतलब इवन वेंकैया नायडू भी थे, वेंकैया नायडू का भी जो रोल था वो ऐसा नहीं था। सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, उन्होंने बहुत अच्छा सदन चलाया और अच्छे अच्छे स्पीकर हुए हमारे। सोमनाथ चटर्जी को मैंने देखा, पीए संगमा बहुत दोस्तों की तरीके से बात करते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो, और बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर हुए हमारे यहाँ। मीरा कुमार हुई, सबको स्पेस देती थी। ये माइक बंद करने का, एक्सपंज करने का, एक्सपंज तब होता है बहुत किसी ने भयंकर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जो कि बिल्कुल भी इनडिसेंट है। आपने अभी पिछले उसमें एक केयर किया था। जी जी जी, कैमरा भी अब आपके ऊपर नहीं रहता। जी जी, जिस दिन राहुल गांधी ने वो पोस्टर दिखाया, बहुत देर तक वो पोस्टर दिख गया था, बाद में हटाया गया, अडानी साहब वाला, अडानी और राहुल, अडानी और मोदी वाला। स्विचिंग में भी अब जो है ना, हाँ, वो अब स्विचर बहुत अच्छा बैठा है। स्विचर कोई मतलब वो पॉलिटिकल वो भी हो गया है। मतलब ये है कि जो बोल रहा है उसको कितनी देर तक दिखाना है। हाँ, मैक्सिमम टाइम आसंदी पर बैठा हुआ जो अध्यक्ष है, बैठे हुए जो हैं, वो स्पीकर हैं, उनको दिखाना है, वो दिखता है दोनों सदन। आप देखिए पार्लियामेंट का जो टेलीविज़न है वो
क्योंकि मैं तो इतना दिन रहा हूँ वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो देखा कि कैसे काम करता है टेलीविज़न वहाँ का, कैसे शूटिंग कैसे होती है। कई बार जाते थे, उनके साथ दोस्ती भी थी, दूरदर्शन के लोग होते थे, और कुछ विधानसभाओं में ये काम भी की हमने, वो लगवाया भी। वेल में जब आते हैं लोग, वो तब भी दिखाते हैं कि हाँ। वेल में आते हैं तो भी दिखाते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वेल में आना अच्छा है बुरा है, वो उस पर एक डिबेट हो सकती है। वेल में आना, एक शालीन ढंग से प्रोटेस्ट करना, और अब देखिए कि वो हाउस के बाहर जो एक महात्मा गांधी की स्टैचू थी जहाँ पे सब प्रोटेस्ट करते थे, जहाँ बीजेपी ने ही प्रोटेस्ट किए, उसको भी हटा दिया गया। अंबेडकर साहब की, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति थी, उनको भी हटाया गया। हटा हालांकि सेक्रेटेरिएट का कहना है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का, कि हम इन सबको एक जगह प्रेरणा स्थल बना करके वहीं रख रहे हैं सबको। ये सब तो प्रेस रिलीज जी के इशू करने के तरीके हैं, उनका बयान है जो उसका उसकी जो राजनीतिक मंशा है वो राजनीतिक है, बड़ी है, वो सिंपल साफ दिखाई देती है। इसको हम अगर मतलब इसको कारपेट के नीचे अगर कर देंगे तो हम पत्रकारिता फिर क्या कर रहे हैं, हमको ये भी ना दिखाई दे तो फिर क्या दिखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोनों पक्ष, लेकिन उसके अलावा ये तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं मंशा कुछ और है, डीप। लेकिन हम आते हैं उस पर कि इनके सामने एक चुनौती ये भी है कि पुरंदेश्वरी को अगर लेके आते हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू इसके लिए तैयार होंगे। ये हालांकि चंद्रबाबू नायडू की ये सिस्टर इन लॉ हैं, साली हैं डी पुरंदेश्वरी, और लेकिन 36 का आंकड़ा है इन लोगों के बीच में। और क्या इस बात तरीके का, देखिए राजीव जी, अभी तक का जो रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने हथियार डाल दिए अपने, बहुत इनसे उम्मीदें थी कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ये प्रेशराइज करेंगे। कोई इनको कैबिनेट का ऐसा कोई अट्रैक्टिव इनको डिपार्टमेंट नहीं मिला। सिविल एविएशन मिला है जिसके पास एयरलाइंस नहीं है, हवाई अड्डे अडानी के हैं। तो नीतीश कुमार को ललन सिंह को मछली पालन मिला है, तो कोई बड़ा नेगोशिएट नहीं कर पाया। नहीं, अब उससे मुझे लग रहा है कि स्पीकर की पोजीशन भी नेगोशिएट नहीं कर पाए होंगे, और स्पीकर भी बीजेपी का ही बनेगा, और कोई बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि ओम बिरला वापस आ जाए, जो ट्रेंड दिख रहा है, या बीजेपी का ही स्पीकर होगा। और स्पीकर में इंडिया गठबंधन को राजीव जी, मेरा मतलब वो होगा कि इंडिया गठबंधन को इसमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को एक बहुत स्ट्रेटेजिक ऐसा कैंडिडेट स्पीकर के लिए लाना चाहिए जिसके खिलाफ वोट देने पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दिक्कत हो, एक पॉलिटिकल मैसेज जाए। ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग करनी चाहिए। एक ऐसा चेहरा लाना चाहिए जिसके खिलाफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी न जा पाएं, मुश्किल हो, जवाब देना पड़े जनता के बीच जाके, बिल्कुल उनको मुश्किल हो। हाँ, वो चेहरा मतलब लड़वाना चाहिए। स्पीकर पद के लिए विपक्ष का भी एक चेहरा होना चाहिए, और एक अच्छी लड़ाई होनी चाहिए, फाइट होनी चाहिए, ये एक दिखे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सदन के अंदर अब घमासान होने वाला है, चुनौतियां बहुत हैं नरेंद्र मोदी के सामने। बिल्कुल, और एक चुनौती तो और है राजीव जी कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो शायद इटली रवाना हो गए या रवाना हो गए इटली के लिए G7 की मीटिंग के लिए। जी, विदेश के फ्रंट पे भी चुनौतियां कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले अजीत डोभाल की बात कर रहे थे, जिनको NSA बना दिया गया है जी, जो मुझे सुनने में आया था कि वो शायद मना कर रहे हैं, राजी नहीं थे, और वो 80 के आसपास उनकी उम्र होने वाली है, 79 है जी। लेकिन क्योंकि चाइना के साथ वर्किंग ग्रुप के में शामिल है नेगोशिएशन में बॉर्डर डिस्प्यूट पे, उस कंटिन्यूएशन के लिए शायद उनको रखा गया या किस भी वजह से। लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट पे भी चेहरा नहीं बदला गया है, और वो भी एक चुनौती चाइना की है। देखिए, पब्लिक परसेप्शन तो है चाइना को लेकर कि 2020 से चाइना आया, पीछे नहीं गया, उसको कंटेन करना है।
चाइना को इकोनॉमिकली आप कैसे कंटेन कर पाते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, वो एक इशू है। कैसे आप उन मल्टीनेशनल्स को, खासकर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, उनको कैसे आप चाइना की जगह भारत का रास्ता दिखा दें, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट टैक्स कम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी पॉलिसी चीज़ें रिव्यू करनी पड़ेंगी, जिसकी डिमांड है, ऑलरेडी है। ये सब चैलेंजेस है। दूसरा, एक वेस्टर्न वर्ल्ड से दो नए चैलेंज मुझे दिख रहे हैं। एक तो अमेरिका और कनाडा का जो ये खालिस्तान वाला मामला है, और जो पन्नू की हत्या का अटेम्प्ट हुआ अमेरिका में, उसको लेकर वहाँ पे जो सीधे सीधे उन्होंने रॉ के अधिकारियों को ही इंडाइट किया है। ये बड़ी मुश्किल एक चैलेंज है ये फॉरेन पॉलिसी का, कि कैसे उसको टैकल करते हैं। वैसे ही मामला कनाडा के साथ भी चल रहा है। एक दूसरा मामला और है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मोदी साहब की इमेज को लेकर है, मोदी साहब के परसेप्शन को लेकर है, ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को लेकर है, प्रेस फ्रीडम को लेकर है। और वो एक है इशू जो काफ़ी लिखा गया है। इस चुनाव में भी जो इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है मोदी जी के लिए, वो बहुत ख़राब लिखा है। और इस इमेज को वो कैसे करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की वहाँ पे इमेज अच्छी है, वो कंस्टिट्यूंसी राहुल गांधी ने बना ली है। यहाँ पे भले ही वो ये मीडिया जो है कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो कंस्टिट्यूंसी राहुल गांधी ने बना ली है, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ जाके। मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं। तो देखना होगा कि इस जो ये चैलेंज है ह्यूमन राइट का इश्यूज, जो फार्मर्स के इश्यूज, जो प्रेस फ्रीडम के इश्यूज, जो रिलीजियस फ्रीडम के इश्यूज हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैं, बहुत ही गहरे तरीके से हैं। वहाँ लॉबीज़ हैं जो बात करती हैं इस पे, वहाँ का मीडिया बहुत सेंसिटिव है। आप मुझे याद आ रहा है कि एक मोदी साहब के ही भक्तों ने वहाँ पे जी एक बुलडोज़र रैली निकाल दी थी। हाँ, बिल्कुल याद है। न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया था। तो ये सारी चीज़ें, बुलडोज़र वहाँ तक पहुँच चुका है। ये भी इमेज के एक इशू है जो कि मोदी साहब को डील करना है। आसान नहीं है ये भी। हाँ, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे इन्फ्लेशन का मामला हो, मतलब इन सब के साथ साथ पॉलिटिकल जितने भी इनके पास जितनी चुनौतियां हैं, इन सब को देखिए। हर मोर्चे पे नरेंद्र मोदी को इस रिज्यूम में, खासकर जो तीसरा टर्म है, इसमें इनको झेलना होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होगा। और इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात है कि सामने सदन का, संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हो रहा है 24 और 27 से, और वहाँ फ्लोर टेस्ट से जाना है, पास होना है आपको। फ्लोर टेस्ट में आप अगर पास हो भी गए, तब भी यहाँ नीतीश कुमार का कल नहीं जाना चंद्रबाबू नायडू के यहाँ चंद्रबाबू नायडू से नीतीश कुमार की कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और उनकी टीम से आमना सामना नहीं होना चाह रहे थे। नीतीश कुमार ये नहीं चाह रहे थे कि फिर से एक मंच पे नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ वहाँ जाके बैठा जाए, खड़े हुआ जाए, ये नहीं चाहते थे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक हैं। वो पहले भी, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, वो पहले भी है। और आप देखिएगा कि पार्लियामेंट तो जो चलेगी जी, थोड़ा जंतर मंतर भी आबाद होगा। मतलब मेरा कहने का कि सोशल रेजिस्टेंस भी अपनी जगह कायम है, और वो भी, उसको भी एक गुंजाइश दिखाई दी है कि सीटें कम हुई हैं, मेजॉरिटी नहीं है। एक बात और भी है, सीटों की बात आप कर रहे हैं, जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। इसी जंतर मंतर पर पिछले दिनों हम लोगों ने ईवीएम से लेकर कई सारे आंदोलन देखे इसी जंतर मंतर पे, दिल्ली जंतर मंतर पे, और अभी फिर से तैयारियां हो रही हैं। बहुत ऐसी सीटें हैं जहां बहुत कम अंतर से विपक्ष हारा है, उन सीटों के लिए विपक्ष ने अर्जी लगा दी है। 48 वोट से
मुंबई का नॉर्थ वेस्ट सीट उद्धव गुट ने हारा है, उसके लिए अर्जी लग गई है। हाँ, वो कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। फूलपुर के लिए अर्जी लग रही है। जी जी। फिर इधर उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के लिए लग रही है। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। रिसर्चर्स जो हैं रिसर्च कर रहे हैं कि ये सब लेकर के, और ये सब आंदोलन की तैयारियां हैं। आने वाले समय में इन चुनौतियों का भी सामना करना होगा नरेंद्र मोदी को। जब तक ये थोड़ा गर्मी कम होगी, मानसून आएगा, फिर विंटर्स की शुरुआत होगी, और विंटर्स की शुरुआत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव होगा, तब तक काफ़ी कुछ पानी बह चुका होगा और बहुत कठिन है डगर पनघट की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत कठिन है। नरेंद्र मोदी के सामने बहुत चुनौतियां हैं और डगर सचमुच बहुत कठिन है। और इन चुनौतियों के बीच सबसे बड़ी बात तो इनके सामने है कि इन दोनों को कैसे संभाल के रखा जाए। देखिए, आज की तारीख में 293 सीटें हैं, 293 सीट्स हैं एनडीए के पास में। 293 सीट्स में से 28 सीटें तो इन्हीं दोनों पार्टियों के पास में है, टीडीपी और जेडीयू के पास में है। और लेकिन बीच बीच में खबर ये भी आ रही है कि इन 293 में से जैसे जयंत चौधरी वो निराश हैं, वो अलग होना चाहते हैं। 2 ही सीट है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मसले पे चर्चा हम करेंगे जब जयंत चौधरी की बात आई। तो ये जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ अंदर खाने बीजेपी के अंदर ही लड़ाई चल रही है, और उसमें जयंत चौधरी के ऊपर भी बातें चल रही हैं। तो और यही वेस्टर्न यूपी जो है वो सरकार बनाने में, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में, याद कीजिए 2022 में इसने काफ़ी मदद की थी। संजीव बालियान और संगीत सोम, हाँ, बयानबाजी चल रही है। इन सब के बीच बयानबाजियों में जाटों का वोट बैंक, जयंत चौधरी, ये सब भी चल रहा है। तो ये कम होगा। ममता बनर्जी जो हैं वो संपर्क में हैं, उनके संपर्क में हैं कुछ बीजेपी के सांसद, ये खबर आ रही है। उधर उद्धव ठाकरे और एनसीपी के संपर्क में हैं दोनों शिंदे और अजित पवार के सांसद, ये खबरें भी आ रही हैं। बिहार में भी कुछ ऐसे ही आरजेडी के संपर्क में हैं। जी जी। तो जो खबर अभी तक ये चलाई जाती थी, बताई जाती रही हैं कि मोदी के पास या बीजेपी के पास, अमित शाह के पास बहुत पैसे हैं, वो तो जब चाहें तब सांसदों को खरीद लें, अब उनके पास ईडी सीबीआई आईटी सब कुछ है, फिर से कर दें। लेकिन क्या ईडी सीबीआई आईटी अब उस हिसाब से, जैसे एक आदेश हुआ कि कर क्या रहे हो और पहुंच गए, अब कर पाएंगे क्या? ये देखना होगा। बाकी चीज़ें कंटिन्यू की हैं, क्या ये भी कंटिन्यू कर पाएंगे? इसीलिए मैंने कहा कि लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट पे मोदी साहब कमज़ोर हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो उनको, 2 चीज़ें जो फेस करनी है, एक उनको भाषणों के विषय बदलने हैं जी, और वो देखना होगा कि विधानसभा के चुनाव जब झारखंड, महाराष्ट्र या हरियाणा के चुनाव होंगे, तो वो भाषणों के विषय कितना बदल पाते हैं। और अगर नहीं बदलेंगे तो जनता वो भाषण अब सुनने को तैयार नहीं। उसने, जनता ने बता दिया आपको कि ये भाषण हम नहीं सुनने को तैयार है। मोदी साहब के पास नया भाषण नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं। तो उनको एक नया भाषण लाना पड़ेगा, एक बात। दूसरा कि पॉलिटिकल समस्याओं का निदान पॉलिटिक्स से करना पड़ेगा, कंसेंसस से करना पड़ेगा। जो स्किल अभी तक नहीं दिखाई दी है मोदी साहब के पास, पीछे छुपा के रखी हुई बात अलग है, लेकिन अभी तक नहीं दिखाई दी है कि वो पॉलिटिकल क्राइसिस को पॉलिटिक्स के ज़रिए, बगैर ईडी सीबीआई और मीडिया या इस तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश कभी की हो, मुझे दिखाई नहीं दिया कभी। एक पॉलिटिकल क्राइसिस आई जहाँ ये नहीं कर पाए जी, ईडी सीबीआई और मीडिया नहीं चला, वो थी किसान आंदोलन। और उस किसान आंदोलन में हमने देखा कि कितने 18 राउंड 20 राउंड बात हुई। तोमर थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, नरेंद्र सिंह तोमर, और उसके बाद कितने राउंड वो बातचीत हुई, हल निकला नहीं। तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट
जो है ये एक नया एरिया है जो उनको बगैर ईडी सीबीआई और अपने मीडिया के बगैर भी सॉल्व करने का एक बार कोशिश तो करना चाहिए। सही आप कह रहे हैं, ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका वो दिख रहा है कि वो एक्चुअली ये शो करना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, ये साफ दिख वो रहा क्लासरूम से ही हाँ, पता लग गया था। वो पता लग गया था, वो जो क्लासरूम का तस्वीरें और वीडियो आया था, बिल्कुल बिल्कुल, कि जिसमें वो अपने मिनिस्टर्स जो हैं उनको, जो होने वाले मंत्री जो थे, उन लोगों की क्लास ली थी उन्होंने, और वहीं से दिख गया था। उसके बाद पोर्टफोलियो और बांटने के जनता बाद ने एक काम तो राजीव जी कर दिया कि सर जो है उस सिंगोल के आगे नहीं झुका, संविधान के आगे झुका। संविधान के आगे झुका। ये ये बहुत जनता बड़ी, की ताकत है। ये जनता की ताकत तो है, ये तो माननी पड़ेगी, क्योंकि संविधान की बात पे चुनाव विपक्ष ने लड़ा है और बहुत मुस्तैदी के साथ। वो लाल रंग की संविधान की किताब राहुल गांधी और वो उसके पब्लिशिंग हाउस लखनऊ में मेरे घर के पास ही है, जिसकी बहुत डिमांड बढ़ गई। बहुत डिमांड बढ़ गई। साल भर में 5000 कॉपी बेचते थे, अभी मतलब ये पिछले दिनों 5000 से ज़्यादा। गोपाल सुब्रमण्यम का जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सीनियर लॉयर, उनका एडिशन है वो, उनका एडिशन है। और वो लखनऊ में बसंत सिनेमा होता था उसके पास में, ये लालबाग में पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिशिंग हाउस है हाँ। जहाँ की वो लाल रंग की किताब राहुल गांधी दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये आप सही कह रहे हैं कि संविधान के सामने सिर झुकाना, सिंगोल के सामने नहीं बल्कि संविधान के सामने सिर झुकाए नरेंद्र मोदी ने। अपने उस पर पीएमओ का जो आप ट्विटर हैंडल देखिएगा, उसमें उन्होंने अपने पिक्चर में भी वही लगाया हुआ है, ऊपर मास्ट हेड जो कहते हैं उस पर उन्होंने वही लगाया हुआ है, वही सिर झुकाए हुए संविधान के आगे। अच्छी बात है, चलिए संविधान के आगे सिर झुका रहे हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना अब करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। एक क्योंकि समय हो गया है जी, एक जो बात जहाँ से शुरू की थी उस पर एक बात कि भले ही मोदी जी के ट्वीट के बाद मोदी का परिवार लोगों ने हटा लिया अपने ट्विटर हैंडल से, लेकिन संघ परिवार बनाम मोदी का परिवार तो ये तो रहेगा। ये दरार है और ये दरार पड़ती है कि बढ़ती है, लेकिन दरार है ये, और ये दरार रहेगी अभी। ये आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मोहन भागवत का जो बयान है, भले ठीक है, उस बयान की अलग अलग समीक्षा अलग अलग ढंग से हम लोगों ने भी की है, न्यूज़ पॉइंट में भी हमने समीक्षा की, अलग अलग ढंग से की है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक दरार है। ये दरार सिमट जाए या फैल जाए, बढ़ जाए, दरार का बढ़ना किसी न किसी का समाना होता है, यानी उसमें जो भी जाएगा वो समा जाएगा। क्या ऐसा होने जा रहा है या इसको पाटने की कोशिश होगी? ये भी एक है, इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पे आने वाले समय में नज़रें टिकी रहेंगी प्रशांत जी। बिल्कुल। लेकिन ये जो परेशानियां हैं मोदी की, ये परेशानियां इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, और इंडिया सामना करना पड़ेगा परेशानियों का और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब केवल 3 बार शपथ लेने से कोई नेहरू नहीं बन जाता है। नेहरू ये कोई आंकड़ा नहीं होता है कि 3 बार में शपथ ली तो हम नेहरू बन गए। नेहरू बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिटिकल कंसेंसस। आप नेहरू का कैबिनेट देखिए कि उनके धुर विरोधी, वैचारिक विरोधी भी उनके कैबिनेट में थे। बिल्कुल, तो वही तो है नेहरू। और खैर इस खबर को भी खूब चलाया गया कि नेहरू की बराबरी कर लिए नरेंद्र मोदी। नेहरू की क्या बराबरी करेंगे? और नरेंद्र मोदी ही नहीं, दूसरे नेता भी, कांग्रेस पार्टी के नेता भी अगर कहें कि नहीं नेहरू की बराबरी इंदिरा गांधी ने कर ली, नहीं। क्या राजीव गांधी ने कर ली? नहीं। तो हम जब उसी दल के नेताओं की तुलना अगर करें तो वो बराबरी में नज़र नहीं आते हैं। 3 बार ओथ लेने मात्र से नहीं होता देश को किस प्रगति के राह पे आप लेके गए हैं। आप बता दीजिए 2014 से 2024 के बीच में आपने क्या क्या किया है? कितने IIT, कितने IIM आपने बना दिए, कितने डैम बना दिए, कितनी पानी की समस्याओं को आपने दूर कर दिया। रोज़मर्रा की चीज़ों की बात कर लें,
अभी आप चर्चा कर रहे थे इन्फ्लेशन देखिए कहाँ है, गेहूं के दाम आटा का दाम आप देखिए कहाँ है, चावल गेहूं पे एक्सपोर्ट अभी आप बंद किए हुए हैं, वो सब देखिए आप। युवाओं में नीट की बात हो रही है, आज क्यों पेपर लीक का मामला आ रहा है सामने, क्यों रिजल्ट लीक का मामला आ रहा है, क्यों गड़बड़ियों की बात आ रही है, क्यों इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजल्ट आने से पहले अपनी जान दे देते हैं, इसकी बात आ रही है। क्यों आपने दो बहुत प्रमुख चीज़ें थीं और दोनों योजनाएं वहाँ की थी, यूपीए की थी। एक उसमें महत्वपूर्ण है स्वच्छता, जो निर्मल ग्राम योजना आप याद कीजिए था, जिसको स्वच्छ भारत में आपने तब्दील किया। आपने ये कहा कि हम शौचालय बना के देंगे। गांव में जाइए, इसी चुनाव में कितने अलग अलग अमेठी के गांव में जाकर के चुनाव के नतीजे राजीव जी ये बता रहे हैं कि लोग अब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं। 10 साल मोदी जी ने जिस तरीके का शासन किया है, मैं कहूँगा बहुत कैजुअल अप्रोच से शासन किया है कि जो जनता के मुद्दे आए आप उसके बीच में नेहरू ले आए, आप उसके बीच में मंगलसूत्र ले आए, आप उसके बीच में राहुल गांधी को आपने कुछ कह दिया, परिवारवाद ले आए, आपने डाइवर्जन किया। जनता अब डाइवर्जन नहीं सुनना चाह रही है। जनता कह रही कि जी ये बताओ जी आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो अब इस तरीके के जुमलों से, इस तरीके की बातों से कि जी आप लोग चौराहा देख लो हम मैं तैयार हूँ, ये अब नहीं चल पाएगा। नहीं। अब तो, और जो खासकर जो युवा है, जो नया वोटर है, वो बहुत अलर्ट है, उसके अंदर बहुत उसके एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो उसका मोबाइल फ़ोन है, और उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसके पास वो कंटेंट भी अब जाता है जो सवाल पूछता है सरकार से। अब वो टीवी के सामने नहीं बैठा हुआ है, अब उसके पास मोबाइल है, मोबाइल पे उसके पास एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव मीडिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू जाता है। तो वो एक राय उसकी भी बन रही है, इसलिए वो भाषण अब सुनने को तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारे चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का कैसे नरेंद्र मोदी सामना करते हैं देखेंगे हम लोग। हाँ, आगे आने वाले वक्त में और पार्लियामेंट में खासकर पार्लियामेंट में, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू होगी। पार्लियामेंट अगले सप्ताह से इसकी शुरुआत हो रही है और देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है, कैसे किन तैयारियों के साथ सत्ता पक्ष आता है और किन तैयारियों के साथ विपक्ष आता है। राहुल गांधी उत्साहित नज़र आते हैं, अखिलेश यादव उत्साहित नज़र आते हैं और तेजस्वी यादव भी उत्साहित हैं। हालांकि तेजस्वी सदन में नहीं हैं, लेकिन सदन के बाहर वहाँ सोशल मीडिया पे एक जुमला चलता है, अब तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो मैं कहूँगा कि अब तो पॉलिटिक्स शुरू हुई है। अब देखते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं आगे होता है क्या। अभी तो पॉलिटिक्स शुरू हुई है। इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं प्रशांत जी, और फिर अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में कुछ और सब्जेक्ट लेके आएंगे, चर्चा करेंगे हम। बहुत ही अनौपचारिक बातचीत, लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी। मीडिया पे हम लोगों को एक बात करनी है, वो करते हैं अगले एपिसोड में। बिल्कुल मीडिया बहुत ज़रूरी है। मीडिया पे तो खूब लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट हो रहा है कि सोशल मीडिया किधर गया, हम लोग भी बात रखेंगे, हम भी बात करेंगे इस मीडिया का रोल क्या रहा है, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ वैसे ही नहीं कहा जाता है, उसके बड़े गहरे मायने हैं जी। हम लोग जब पॉडकास्ट करेंगे तो सब बातें करेंगे। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो इस पॉडकास्ट में आप इस लाइव पॉडकास्ट को आप देख रहे थे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।